हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीक्रेट डील के बारे में। नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये विषय है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक मुमकिन डिफेंस एग्रीमेंट का। अब सोचिए, ये दो देश जिनका इतिहास इतना टकराव भरा रहा है, आज एक नए गठबंधन की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये सवाल हैरान करने वाला तो है ही, क्योंकि एक तरफ वो देश है जिसने 1971 में अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान से ही एक बहुत खूनी जंग लड़ी थी। तो फिर कल के दुश्मन आज के साथी कैसे बन सकते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात शुरू कहाँ से हुई? हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक आपसी रक्षा समझौते पर, यानी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, इस पर काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा है। तो ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि अगर पैक्ट साइन करने वाले किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि सब पर हमला हुआ है। सीधी सी बात, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। वैसे ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है। याद कीजिए 1971, तब इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ ठीक ऐसी ही एक ट्रीटी की थी। क्यों? ताकि इंडिया पाकिस्तान वॉर में अमेरिका सीधा दखल ना दे पाए। और अब लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उसी प्लेबुक से साउथ एशिया में एक नया गेम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही का वही है, आखिर ये पुराने दुश्मन अचानक दोस्त क्यों बन रहे हैं? और इसका जवाब शायद न्यूक्लियर वेपन्स में छिपा है, और यहीं से ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, आखिर ये है क्या भला? और इसने इन दो देशों को एक दूसरे के इतना करीब कैसे ला दिया? देखिए, न्यूक्लियर शेयरिंग का फंडा ये है कि एक देश जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो अपने हथियार अपने किसी ऐसे दोस्त देश की जमीन पर रख देता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से उसी देश का रहता है जिसके हथियार हैं। ये कॉन्सेप्ट यूरोप में तो बहुत कॉमन है। जैसे नेटो के कई मेंबर्स हैं, बेल्जियम, जर्मनी, जिनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, पर उन्होंने अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स अपनी धरती पर रखे हुए हैं। इससे उन्हें एक तरह का न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिल जाता है। और अब ऐसा लग रहा है कि यही मॉडल एशिया में भी आ रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सऊदी अरब और पाकिस्तान का एग्रीमेंट। इसे एक तरह से न्यूक्लियर सर्विस खरीदना भी कह सकते हैं। होता यह है कि एक देश पैसा देता है और दूसरा देश बदले में न्यूक्लियर सिक्योरिटी का वादा करता है। जैसे यहाँ सऊदी फंडिंग दे रहा है और पाकिस्तान ये ऑप्शन दे रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो वो सऊदी में न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर देगा। मकसद ईरान जैसे रीजनल खतरों से निपटना। और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही जा रहा है। उसका मकसद है पाकिस्तान के साथ मिलकर एक साइकोलॉजिकल न्यूक्लियर अम्ब्रेला, मतलब एक मनोवैज्ञानिक परमाणु कवच हासिल करना। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री का बैकअप मिल जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब भारत के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अहम एंगल सामने आता है। ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट का मामला है, ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते शायद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, मतलब तेजी से नीचे जा रहे हैं। वहां पर जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनमें एक नारा बहुत ज्यादा सुनने में आया, बाबर की राह पर चलो, सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करो। मतलब सीधा सीधा भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात हो रही है। इस एक नारे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन पर भारत के खिलाफ गुस्सा किस हद तक बढ़ चुका है। और रिश्तों में ये जो दरार आई है, उसका असर अब साफ साफ दिखने भी लगा है। एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स ने अपना काम कम कर दिया है। इंडिया ने तो चिटागोंग में अपना वीजा सेंटर तक बंद कर दिया है। मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से लेकर बिजनेस तक सब कुछ टूट रहा है। और इस बढ़ते टेंशन का असर सिर्फ डिप्लोमैटिक लेवल पर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी दिख रहा है, खासतौर पर बांग्लादेश की हिंदू आबादी पर। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1961 में वहां की कुल आबादी में हिंदू 18% थे। 1974 तक ये घटकर 13.5% हो गए और आज ये 8% से भी कम है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। शायद ये जानकर हैरानी हो कि इंडिया और नेपाल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी बांग्लादेश में ही है। इसीलिए ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ देश के अंदर का माहौल बदल रहा है और दूसरी तरफ ये नए अलायंस बन रहे हैं। इन सब के चलते साउथ एशिया की जो बड़ी पावर्स हैं, उनके सामने अब बड़े मुश्किल फैसले लेने का वक्त आ गया है। अब बात उन रेड लाइंस की है जिन्हें शायद कोई भी पार करना नहीं चाहेगा। वहां के माइनॉरिटीज की हालत पर नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा,
उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूं मुझे बचाओ, उन्हें कहना चाहिए कि मैं बांग्लादेशी हूं मुझे बचाओ। मतलब ये एक बयान ही वहां माइनॉरिटीज के आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि ऐसे में इंडिया की रेड लाइंस क्या होंगी? जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक, बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की कोई मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, और दो, कोई न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इन लाइंस को क्रॉस किया गया तो कहा जा रहा है कि इंडिया को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता है। और इस पूरे मामले में एक और एंगल है, इंटरनेशनल साइलेंस। अमेरिका हो या यूरोप, सबने हाल के टेंशन और माइनॉरिटीज पर हुए हमलों पर एक तरह से चुप्पी साध रखी है। और जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं होता तो रीजनल क्राइसिस और भी उलझ जाता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। जैसे जैसे साउथ एशिया में ये नए नए अलायंस बन रहे हैं, इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी का, इसकी स्थिरता का भविष्य क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन इसकी पटकथा आज लिखी जा रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीक्रेट डील के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिली होगी। आप सभी क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप सभी को ऐसी नई वीडियोस मिलने वाली हैं। हमारे साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को